प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मेघालय के दौरे पर पहुंचे। शिलांग में एक रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि नई सड़कें, टनल, पुल, रेल लाइन और जो भी जरूरी है उन सब का निर्माण तेज गति से हो रहा है। पीएम ने कहा कि जो गांव कभी वीरान हुआ करते थे, आज हम उन्हें वाइब्रेंट विलेज बना रहे हैं। पीएम ने कहा कि जो गति हमारे शहरों के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे बॉर्डर पर भी वही गति होनी चाहिए। डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। जो सीमावर्ती गांव कभी वीरान हुआ करते थे, हम उन्हें वाइब्रेंट बनाने में जुटे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चीन मसले पर केंद्र सरकार को घेरा। केजरीवाल ने कहा कि कई साल से चीन लगातार आंखें दिखा रहा है और सरकार उन्हें लगातार इनाम दे रही है। केजरीवाल ने कहा कि भारत ने चीन से $65 बिलियन का सामान खरीदा। केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है कि वो चीन को इनाम दिए जा रहे हैं। चीन से चप्पल, खिलौने और कपड़े इंपोर्ट किए जा रहे हैं। ये सामान तो भारत में भी बन सकता है। हमारे सैनिकों की जान की परवाह इनको नहीं है। कहते हैं कि चाइना से माल सस्ता आता है। हमको सस्ता माल नहीं चाहिए। हम भारत का माल खरीद लेंगे, चाहे कितने में भी बने। इसके साथ ही केजरीवाल ने चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चीन पर दिए बयान पर हंगामा थम नहीं रहा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि चीन के मामले में राहुल गांधी अपने नाना के समय की हार को समझ ले। रविशंकर प्रसाद ने राहुल की विदेश नीति की समझ पर भी सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के सेना पर बार-बार सवाल उठाने पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राहुल ने जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार चीन मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है। यहाँ तवांग मुद्दे को छिपाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भारत सरकार सोई हुई है और चीन ने युद्ध की तैयारी कर ली है। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को धमकी दी है। टीआरएफ की ओर से एक चिट्ठी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि हमने जो लिस्ट जारी की है, ये उन लोगों की आंख खोलेगी जो कश्मीरी पंडितों के हितैषी बनने की कोशिश करते हैं। इन लोगों ने हमेशा विक्टिम कार्ड खेला है और दोनों तरफ से फायदा लेने की कोशिश की। आतंकी संगठन ने धमकी देते हुए कहा कि जल्द ही इन्हें निशाना बनाया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब देश के विजन की बात की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को भगवान ने देश सुधारने के लिए बनाया है। हमारा विजन पार्टी नहीं, देश है। रविवार को आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिलिंग मीटिंग हुई। इस दौरान केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आप इकलौती पार्टी है जो 10 सालों में नेशनल पार्टी बन गई है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों की तुलना बम बनाते वक्त हादसे में जान गंवाने वालों से की है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि क्या बम बनाते वक्त विस्फोट में किसी की मौत हो तो सरकार मुआवजा देती है। दरअसल बीजेपी लगातार जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह चुके हैं कि शराब से मौतों को लेकर उनके मन में कोई संवेदना नहीं है और पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। कोई बम बनाने लगे और विस्फोट हो जाए और उस विस्फोट के कारण किसी की मौत हो जाए, मौत किसी की भी दुखद है, यह बात सही है, लेकिन बम बनाने में विस्फोट के कारण अगर किसी की मौत होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। अब यह बात तो विपक्ष के लोगों को सोचना चाहिए। जिम्मेवार विपक्ष का यह काम नहीं है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते रहें। किस बात पर विरोध करना है, किस बात पर विरोध नहीं करना है, यह जिम्मेवार विपक्ष का काम होता है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लोकायुक्त कानून लाने का फैसला किया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाएंगे और महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। इसलिए हमने राज्य में लोकायुक्त कानून लाने का फैसला किया है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने रविवार को एक नया पत्र जारी किया। अपने पत्र में सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ पत्र लिखने के लिए किसी ने उससे नहीं कहा था। ये पत्र उसने अपनी मर्जी से लिखे थे। उसने कहा कि पत्र में जो भी घटनाएं या दावे किए गए हैं वो सभी सही है।
इसके साथ ही सुकेश ने यह भी कहा कि इन चिट्ठियों के लिखे जाने के बाद एमसीडी चुनावों पर काफी असर पड़ा। आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन की विधानसभा सीट के सभी वार्ड पर हार गई। साथ ही उसने दोहराया कि आपके इशारे पर उसे जेल में धमकाया जा रहा है। एम्स सर्वर हैकिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने सीबीआई को लेटर लिखकर इंटरपोल के जरिए चीन से हैकरों के बारे में जानकारी मांगी है। दरअसल इंटरपोल से संपर्क के लिए नोडल एजेंसी सीबीआई है। पत्र में दिल्ली पुलिस ने उन आईपी एड्रेस के बारे में जानकारी मांगी है जिनसे हैकरों के मेल गए थे। साथ ही पूछा गया कि आईपी एड्रेस किसको दिए गए हैं, इनका प्रयोग कोई कंपनी कर रही है या फिर कोई निजी शख्स। चीन में इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली कंपनी से भी जानकारी मांगी गई है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट 188 रनों से जीत लिया है। टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। जीत के हीरो चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव और अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा रहे। कुलदीप प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 40 रन बनाने के साथ दोनों पारियों में 8 विकेट चटकाए, जबकि पुजारा ने पहली पारी में 90 और दूसरी पारी में नाबाद 102 रन बनाए। झारखंड के साहिबगंज में पूरे देश को झकझोर देने वाली श्रद्धा हत्याकांड जैसा वापस कांड दोहराया गया। पति ने पत्नी की हत्या कर कटर से 50 हिस्सों में काटकर फेंक दिया था। अब तक सिर्फ 18 टुकड़े बरामद कर लिए गए हैं, जिन्हें डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। लेकिन आरोपी पति ने शव की पहचान कर ली है। मृतका आदिम पहाड़िया जनजाति की थी, वहीं आरोपी समुदाय विशेष का है। मृतका आरोपी की दूसरी पत्नी थी। मृतका ने आरोपी से प्रेम विवाह किया था और बीते कुछ दिनों से दोनों साथ रह रहे थे। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। आगे की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। राजस्थान के सिरोही में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। घटना में जिस आरोपी को पुरुष बताया जा रहा था, वो मेडिकल जांच में महिला निकली और वो पुरुषों की जीवन शैली में रहती थी। आरोपी ढाबों और होटलों में पुरुष की ड्रेस में काम करती थी। आरोपी महिला खुद एक 5 साल की बेटी की मां भी है। आरोपी पर कुछ महीने पहले भी एक लड़की के अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद आरोपी की कोर्ट में पेशी की गई, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सुरंग में तेल के टैंकर में बड़ा विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में 19 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि धमाके में 32 लोग जख्मी हुए हैं। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि सालंग सुरंग देश के उत्तरी हिस्से को दक्षिण से जोड़ने के लिए अहम मार्ग है। रूस और यूक्रेन के बीच भयानक युद्ध चल रहा है। इस दौरान पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर में रूसी सैनिकों ने बड़ा हमला किया है। इस रूसी हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। ड्रोन फुटेज में देखा जा सकता है कि तबाही का मंजर किस कदर फैला है। बता दें कि अब रूसी सैनिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। यूक्रेन से चल रहे जंग के बीच रूसी सैनिकों से मिलने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पहुंचे। उन्होंने हेलीकॉप्टर में सवार होकर विशेष सैन्य अभियान इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फ्रंट लाइन सैनिकों से मुलाकात की और युद्ध की तैयारी का जायजा लिया। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। 2 मिसाइल परीक्षण से कोरियाई प्रायद्वीप में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। उत्तर कोरिया का एक साल में यह 9वां बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण है। पिछले महीने उत्तर कोरिया ने 20 से अधिक कम दूरी की मिसाइलें दागी थी। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण पर दक्षिण कोरिया और जापान ने कड़ी निंदा की है। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षण को देश के लिए खतरा बताया है। जापान ने भी उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण पर अपना विरोध दर्ज कराया है। जापान ने कहा है कि इस तरह के परीक्षण शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। सर्बिया और कोसोवो में तनाव के बीच सर्बों के समर्थन में नेटो पीस कीपिंग फोर्स प्रदर्शन की तैयारी में है। सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन से पहले जरिंजे क्रॉसिंग पर कटीले तारों की नाकेबंदी कर दी है, जिसकी वजह से पैदल चलने वाला रास्ता बंद हो गया है। कोसोवो सरकार की तरफ से लाए जा रहे नए नियमों से ये प्रदर्शनकारी नाराज हैं। पेरू में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस्तीफे से समस्या का समाधान नहीं होगा। साथ ही कहा कि जल्द चुनाव के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को हटाने के बाद से देश में लगातार हिंसाएं हो रही हैं। कनाडा में चल रहे जैविक विविधता पर COP15 के दूसरे चरण का समापन हो गया। 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने को लेकर प्लान बनाया गया है। बैठक में भारत समेत 190 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
चीन में बढ़ते कोरोना केस के बीच राजधानी बीजिंग में शुरू किया गया दूसरा बूस्टर डोज अभियान। बूस्टर डोज लगवाने के लिए बड़ी संख्या में घरों से लोग निकले। चीन में लॉकडाउन हटाने के बाद से ही तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले।